अगर आप इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का पॉडकास्ट बेहद इंटरेस्टिंग और ज़रूरी होने वाला है। कागज़ पेन भी ले लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी क्योंकि वो नंबर्स में होंगी। आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट की एक अलग कहानी चल रही है, खूब सारी तेज़ी है वहाँ पे। 2024 में एक बहुत अच्छी तेज़ी बनी, जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स कहे जाते हैं उसमें ज़बरदस्त तेज़ी, खासतौर पे एनवीडिया और टेस्ला में ट्रम्प के आने के बाद और तेज़ी बढ़ी है। लेकिन इकॉनमी कुछ और भी कह रही है। वहीं जब इंडियन मार्केट को हम देखते हैं तो यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट है। 1 अक्टूबर से जो फिसलन शुरू हुई है वो अभी तक रुकी नहीं है और यहाँ पे अलग अलग स्टोरीज़ हैं। काफ़ी करेक्शंस हो चुके हैं और अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कब ये करेक्शन रुकेगा। तो दो दुनिया के जो टॉप मार्केट्स हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है और एक ऑलरेडी ग्रोन है, उन दोनों में चल क्या रहा है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहे कि इंडिया डिकपल्ड मार्केट है, सबसे अच्छा मार्केट है, ये सब नॉइस है। आप यूएस मार्केट को बिना समझे और बिना उसकी बेयरिंग्स को देखे हुए इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। इसलिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। तो एक बेहद ख़ास मेहमान को आज हमने जोड़ा। बहुत उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि वो डेटा को बहुत लाइक करते हैं और उसके थ्रू पूरी स्टोरी हम आपको समझाएंगे। उनका नाम है साहिल कपूर। साहिल डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ प्रोडक्ट और स्ट्रेटजिस्ट हैं। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर है तो उसको यूएस मार्केट ज़रूर समझना चाहिए और इंडिया और यूएस की अलग अलग कहानी चल रही है, जबकि एक टैंडम में चलनी चाहिए। एक मार्केट दूसरी तरह चल रहा है, ये वाला मार्केट दूसरी तरह चल रहा है। तो बिल्कुल सरल भाषा में हमें समझाइए, यूएस मार्केट में चल क्या रहा है वहाँ पे? जी, यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा तो देखिए बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मैग्निफिसेंट 7 या टॉप 10 स्टॉक्स अगर आप देखोगे ओवरऑल तकरीबन 1/3 या 33% शेयर S&P 500 में अब टॉप 10 स्टॉक्स का है। और लास्ट टाइम शायद ये 20-25 साल पहले ये हाई 22% था। और मैंने डेटा देखा है 1980s में एक बार ये शेयर 28% के आसपास गया था, जब भी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स का बोलबाला था। उससे पहले डेटा 100 साल का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कभी कोई सेक्टर या टॉप स्टॉक्स 33% हुए हो। तो इट इज़ मोस्टली ये जो बड़े स्टॉक्स हैं और ये बहुत प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं। तो पिछले जब हमने जो पुराने बड़े बड़े मार्केट मूव्स देखे हैं, जैसे 2003 से 8 यूएस के अंदर एक हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ, बहुत सारी एनबीएफसीज और बैंक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उससे पहले एक टेक बूम क्रिएट हुआ। इन सब जो प्रायर अप ट्रेंड है या अप साइकिल है, इसमें जितनी भी कंपनीज थी उसमें से सिर्फ कुछ ही प्रॉफिटेबल थी। काफ़ी जगह पे स्टॉक्स बढ़ रहे थे लेकिन कंपनीज इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि ये जो कंपनीज हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल है और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनके मार्जिन 40-50% है। जैसे एनवीडिया जो कि सबसे चर्चित स्टॉक है, उसका ग्रॉस मार्जिन 76% है लास्ट क्वार्टर में। तो ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं और मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी किया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक यूएस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। पहला तो यूएस की जो सर्विसेज इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। कुछ जो अच्छे एनालिस्ट हैं उसको रोरिंग 20 से कंपेयर कर रहे हैं, 1920s के यूएस की सर्विसेज इकोनॉमी। वो इतना अच्छा कर रही है, लगातार उसमें बढ़त हो रही है। और दूसरी तरफ है यूएस की गुड्स इकोनॉमी, है ना, जहाँ पे चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, वो ख़राब कर रही है। 18 महीने से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है यूएस का वो नेगेटिव है, कॉन्ट्रैक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि सेम इकोनॉमी, एक पार्ट ऐसा है जो अच्छा नहीं कर रहा है, दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छा कर रहा है, मतलब नॉर्मल से भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये, और जो वो पार्ट है उसके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये बहुत सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं ये ग्लोबल हैं, ये पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करते हैं, सिर्फ यूएस से नहीं करते। तकरीबन इन कंपनीज का 60% प्रॉफिट यूएस से नहीं आता है, बाहर से आता है। तो ये बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज हैं ऑन इट्स ओन और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो यूएस इकोनॉमी आप बोल सकते हो कि अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा थोड़ी फ्रैक्चर्ड है, बट अगर आप रीजंस में जाएंगे तो देयर आर इनफ रीजंस टू टेल यू कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडरलाइंग इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है। साहिल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। हम लोगों ने देखा कि
यूएस की जो इकॉनमी है उसमें अगर आप देखें, आप तो बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं उसको, तो उसमें अब एक बड़ा चेंज आ रहा है ना, उसमें जो गवर्नमेंट का डेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बेइंतहा बढ़ रहा है, और वो कोविड से शुरू हुआ था तो वो लगातार बढ़ ही जा रहा है। जो पर्सनल डेट था लोगों का वो कम हो रहा है जी। उसके बीच में अब रेट कट शुरू हुआ है, अभी आगे कितना होगा नहीं। अब तो फिर से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का चैलेंज आ सकता है क्योंकि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, लेबर डेटा बहुत स्ट्रांग है। अभी जो निकल के आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ इसलिए वो वाले 7 स्टॉक्स के दम पे वहाँ का मार्केट हमें बहुत अच्छा दिखता है, अंदर बहुत अच्छा नहीं है? एक डिस्कनेक्ट है इसमें, और अब 20 तारीख को ट्रम्प आएंगे, उसमें भी आगे बात करेंगे वो क्या करने वाले। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये वाकई में प्ले अप हो रहा है, या आपको लगता है आगे जाते हुए इसमें थोड़ी अब दिक्कत आने वाली है? देखो, मैं अगर आप इस ट्रेंड को ध्यान से देखेंगे तो कोविड से पहले और कोविड के बाद हम अलग अलग वर्ल्ड्स में क्यों हैं, क्योंकि यूएस ने, जैसे आपने बोला, बहुत सारा डेट खरीदा, बहुत डेट इशू किया और अपना डेट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा है? यूएस का डेट इस समय तकरीबन $35 ट्रिलियन है ना, उसमें से 12 ट्रिलियन लास्ट 4 साल में है ना, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 1/3 डेट लास्ट 4 साल में आया और बाकी 270 साल में, है ना। तो इतना बड़ा जो डेट एडिशन हुआ है, उसका क्या बेनिफिट हुआ है? उसका बेनिफिट ये हुआ है कि वो सारी स्पेंडिंग इकोनॉमी में गई। कुछ स्पेंडिंग कोविड को रिवाइव करने के लिए गई और बाकी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए गई। अभी बहुत सारे लोगों को शायद ये पता होगा कि कोविड का रिसेशन कितने लंबे समय तक चला। आपको क्या लगता है? अगर आप यूएस का डेटा देखें, तो अगर आप मंथली नंबर्स देखेंगे जो कि NBER पब्लिश करता है, उनकी रिसेशन डेटिंग एजेंसी है, तो अगर आप डेटा देखेंगे तो यूएस का 2020 कोविड रिसेशन केवल 2 महीने चला, केवल 2 महीने। उसके बाद रिवाइवल वापस स्टार्ट हो गया। हालांकि जब हम पास्ट को देखेंगे या जब हम उस समय को जी रहे थे, उस रियलिटी में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 2 महीने चल रहा है ना, बट नंबर्स ऐसा बता रहे हैं अभी। लेकिन जो स्टिमुलस है और उसको रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है वो आज तक चल रहा है। 2024 अभी खत्म हो गया है, यूएस इकोनॉमी में $1.8 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट था लास्ट ईयर, विच इज लगभग 6% के आसपास। हाँ, और ये सेम नंबर कोविड से पहले 900 बिलियन था। तो ये दुगना हो चुका है। लेकिन इस समय हम किसी कोविड या रिसेशन में नहीं है। तो ये खर्चा जो लगातार हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है कि क्यों यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, क्यों यूएस स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है। और इसके साथ ही जो 4 में से 3 साल तक फेडरल रिजर्व भी बहुत सपोर्टिव था। अगर आपको याद हो, रेट्स कम थे, QE चल रहा था। लास्ट 1 साल 1.5 साल में उसने रेट्स बढ़ा दिए, लेकिन लिक्विडिटी अभी भी अबंडेंट है। अभी भी यूएस फेड की बैलेंस शीट तकरीबन 30% ज़्यादा है प्री कोविड लेवल से। तो लिक्विडिटी प्लस गवर्नमेंट का जो खर्चा ये कम नहीं हुआ है, इसलिए यूएस इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही है। अभी एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि अगर ये चाबी बंद हो जाए, ताला बंद हो जाए खर्चे का, जो गवर्नमेंट उधार लेके खर्चा कर रही है, तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो एक बड़ा वेरिएबल अननोन है इस समय। मुझे लगता है क्या इनको ताला बंद करना पड़ेगा? देखिए, ये कॉफी टेबल डिस्कशन है। अगर आप मेरे से मानेंगे, इसको प्रिडिक्ट करना या समझना इम्पॉसिबल है। सबसे पहला क्वेश्चन कि वो अपना जो डेट है वो 100% ऑफ जीडीपी से 120 क्यों लेके गए कोविड के रिवाइवल के लिए, लेकिन जब रिवाइवल हो गया तो बंद क्यों नहीं किया? मे बी नाउ पॉलिटिशियन अंडरस्टूड कि ये खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी, तो क्यों बंद करें इसको। तो ये कॉफी टेबल डिस्कशन है जहाँ पे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोला बोरो करो और स्पेंड करो, बोरो करो और स्पेंड करो, है ना। तो ये नंबर जो हैं ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं। अगर जो नया एडमिनिस्ट्रेशन अभी आएगा, जैसे वो ऑलरेडी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूएस इकोनॉमी इतना डेट नहीं लेना चाहिए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाना, डेट को कम करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है उनको कट करना पड़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी पढ़ रहा था कि डेटा कि जो पूरा वॉर में इन्होंने खर्च किया है, स्पेशली खाली अगर आप यूक्रेन का ही देखें तो करीब $340 बिलियन उन्होंने खाली यूक्रेन पे खर्चा कर दिया। अगर उसी को कट कर देंगे जी, तो नंबर ठीक ठाक नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल में, ट्रेंड वाइज तो नीचे आ जाएंगे। इससे पहले कि इसको हम थोड़ा और आगे एलेबोरेट करें, एक चीज़ बताइए जी। कोविड टाइम में बहुत सारी इकॉनमी ने ये बहुत डिसाइसिव फैसला किया, बहुत ही सोच समझ के, कि मुझे फालतू खर्चा नहीं करना है जी, पैसे लोगों को नहीं देने हैं। और यूएस ने इसके एकदम उल्टा किया, खूब पैसे दो तो इकॉनमी रन कर जाएगी। वो सही थे या ये लोग सही है?
ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि कौन सही था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सभी इकोनॉमीज ने सोच समझकर खर्चा नहीं किया। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप आज इंडियन इकोनॉमी देखते हैं तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट अभी 4.9% है ना। FY25 का जो नंबर है कितना आता है वो देखेंगे जब बजट रिलीज होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है। आप सोचिए कि अगर हम आज 2019 में बैठे होते या फिर ऐसे वर्ल्ड में बैठे होते जहाँ कोविड नहीं हुआ, और अगर इंडिया बताता कि मेरा फिस्कल डेफिसिट 4.9% है, तो रुपी और स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है ना। बड़े मूव्स आते हैं, रुपी बहुत वीक हो जाता, फॉरेन फ्लो नेगेटिव हो जाते हैं। आपको याद है जब भी 2018 या 17 में अगर बजट अनाउंसमेंट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर अगर अनाउंस करते हैं कि मेरा फिस्कल डेफिसिट 3.5 नहीं 3.7 है, तो आपको याद है रिएक्शंस कैसे होते हैं मार्केट में, बड़े रिएक्शन होते हैं। लेकिन आज 4.9 पे कोई रिएक्शन नहीं। हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूएस इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट रन कर रहा है इस वजह से, और सभी कंट्रीज बड़ा फिस्कल डेफिसिट रन कर पा रही हैं। तो ये एक बड़ा कारण है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्लोबली। आप सोचिए अगर ये बंद हो जाए, यूएस बोलता है कि मुझे अब और खर्चा नहीं करना है, हमको भी अपना खर्चा कट करना पड़ेगा, यूरोजोन को भी कट करना पड़ेगा, यूके को भी कट करना पड़ेगा। और जब सभी सरकारें अपना खर्चा कट करेंगी, रिड्यूस करेंगी, कम करेंगी, तो क्या होगा? डायरेक्टली ग्रोथ हिट होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वेक्टर है जो इस समय मार्केट के थॉट से शायद मिसिंग है, मे बी। तो हम लोगों ने मतलब इंडिया ने स्पेसिफिकली, ये मैं अभी वापस यूएस में आऊँगा, इंडिया ने उतना खर्चा नहीं किया। अब बहुत ये उनका कॉन्शियस डिसीजन था कि हमको लोगों के हाथ में पैसे नहीं देने हैं जी, हमको एक ठीक से चलना, और उसका हमें बेनिफिट भी दिखा कि हमारे ऊपर महंगाई उतना शूट अप नहीं करी जितना लोग डर रहे थे। हालांकि अभी भी महंगाई ठीक ठाक ज़्यादा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत हम सही का प्रॉफिटेबल डिबेट ये चलती है कि यूएस ने खूब पैसे खर्च किए और अपनी इकोनॉमी एकदम दौड़ा दिया, रोरिंग इकोनॉमी हो गई वहाँ की। हमने कम पैसे खर्च किए हैं और ज़्यादातर कैपेक्स सरकार ने किया, प्राइवेट वालों ने किया ही नहीं, वो अपनी बैलेंस शीट ठीक करते रहे। तो क्या किया ये आपको लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको खर्चा करना चाहिए था? जी, मुझे लगता है कि वो तो मेरे पेचेक से बहुत ऊपर है कि मैं क्या एडवाइस करूं कि नहीं, रैंडम थॉट। बट मुझे लगता है कि खर्चा जो हमने मे बी मेजर्ड खर्चा किया, सोच समझ के जो खर्चा किया, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम क्या है कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो एक लेवल तक ही रिकवर हुई। अगर आप देखेंगे कंजम्पशन अभी भी स्ट्रगल कर रही है ना। हमारा ओवरऑल 5 ईयर जीडीपी केगर रियल 5% से कम है। और यूएस के अलावा दुनिया में और कोई इकोनॉमी नहीं है जिनकी जीडीपी प्री कोविड ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, और कोई कंट्री, इंडिया भी नहीं है ना। और दूसरा, इंडिया की कंजम्पशन जो इंडिया का 60% ऑफ जीडीपी है वो स्ट्रगल कर रही है हमारी। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। शायद इसके बारे में लोगों ने ऐसे नहीं सोचा होगा। अगर आप हमारी कंजम्पशन, हमारी जीएफसीएफ मतलब के इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स तीनों को देखेंगे, तीनों का केगर नॉमिनल टर्म्स में पोस्ट कोविड 10% है। तीनों का। कोई भी रिकवरी ऐसी नहीं होती जहां पे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और सेविंग्स एक ही रेट से बढ़े। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में इस समय कोई साइकिल नहीं है। जैसे आप 2003 से 8 की साइकिल देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे इनिशियली कंजम्पशन रिकवर हुई और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तेजी से रिकवर हुई। उसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट बहुत हाई था। कुछ ऐसे साल थे जब हमारी इन्वेस्टमेंट YOY 15% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तीनों सेम ही लेवल से ग्रो कर रहे हैं। तो सिक्लिकलिटी जो एलिमेंट है वो मिसिंग है इकोनॉमी में से। साहिल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप रखा। ये तो एक अलग लोगों को बताने वाली बात है। क्या रीज़न था इसके पीछे? मतलब ये जो आपने कहा कि साइकिल लेस इकोनॉमी चल रही है हमारी, जी, क्या इसके सोच क्या है इसके पीछे? मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमें। मुझे लगता है कि जो फोकस है, अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलिए या प्राइवेट केपेक्स है या हाउस होल्ड कंजम्पशन है, इनके जो ट्रेंड हैं जो पोस्ट कोविड निकले हैं वो पहले वाले साइकिल से बहुत ही अलग है। पहला अगर आप हाउस होल्ड देखें, जैसे आपने इनिशियली मुझे बताया कि हाउस होल्ड बहुत सारा डेट ले रहे हैं इंडिया में, है ना, अपना खर्चा करने के लिए। तकरीबन डेट टू जीडीपी हाउस होल्ड सेक्टर का 35 से 45% हो गया है, 10% बढ़ गया है। तो वहाँ पे जितना भी स्पेंडिंग हो रहा है, हमें ऐसा देख के ऐसा लगना चाहिए कि प्राइवेट कंजम्पशन तो बहुत बूमिंग होनी चाहिए, बट उसका नंबर कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर है। रीज़न,
क्योंकि जो लार्ज पार्ट ऑफ कंजम्पशन बास्केट है, जैसे रूरल इंडिया, टीयर 2, टीयर 3, वहाँ पे कंजम्पशन ट्रेंड स्लो है, वहाँ पे इतनी तेज रिकवरी नहीं हुई। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर। अब कॉर्पोरेट सेक्टर केपेक्स कर रहा है एक मेजर्ड नंबर से, इनिशियली 1-2 साल नंबर बहुत अच्छे आए, बट अभी वहाँ पे वो स्टॉल हो गया है, एक्सेलरेशन ट्रेंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे कॉर्पोरेट केपेक्स क्यों करते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैं केपेक्स क्यों करूँगा? इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास डिमांड विजिबिलिटी है। मुझे लगता है कि द डिमांड फॉर माई प्रोडक्ट्स विल कम, इसलिए मुझे और खर्चा करना चाहिए। जब वो विजिबिलिटी लो हो या फिर उनके दिमाग में पिछले क्राइसिस का ट्रॉमा हो कि पिछले क्राइसिस में मेरे पास इतना डेट था, जब भी इकोनॉमी स्लो हो गई तो मैं स्ट्रगल किया हूँ, तो नेक्स्ट साइकिल में मैं वैसी पोजीशन में नहीं पहुंचना चाहता, तो जैसी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है मुझे अपना डेट कम करने दो, मुझे खर्चा नहीं करना है, लेट मी हैव वेरी गुड बैलेंस शीट। मे बी मिक्स ऑफ फैक्टर्स, मुझे नहीं पता कि क्या फैक्टर है, बट ए, कंजम्पशन स्लो है तो डिमांड विजिबिलिटी कम है, बी, मे बी लास्ट साइकिल को लेके कॉर्पोरेट्स वांट बेटर बैलेंस शीट्स। तो ये दोनों के मिक्सचर की वजह से आप देखिए दोनों चीजें स्लो है। कंजम्पशन अपने आप में बहुत बूमिंग नहीं है, और कॉर्पोरेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वो भी एक मेजर्ड नंबर तक ही ऊपर गई हैं। हमने एक ट्रैकर बनाते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं DSP केपेक्स ट्रैकर। अगर आप वो नंबर देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रोथ, उसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर जो हैं वो पिछली साइकिल से थोड़े स्लो हैं फॉर प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम काफ़ी दूर हैं बड़े एंट्रेंच ट्रेंड से। मे बी ये साइकिल थोड़ी स्लो है पहले से, उतनी फास्ट नहीं है, हो सकता है ज़्यादा स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग हो, वो कहना मुश्किल। वो तो हाइंडसाइट में पता चलता है। अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ, जब हम लोग इंडिया पे आएंगे, अभी थोड़ा एक बार US फिर चलते हैं जी। अब मुझे बिल्कुल सपाट में ये समझना है कि क्या US मार्केट में आपको ऐसे रिस्क दिखते हैं, कंसिडरिंग इकोनॉमी और मार्केट, प्लस अब बीच में एक नया रिजीम 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ट्रम्प साहब बहुत सारे ऐलान कर रहे हैं, कितना करेंगे अभी हमें नहीं पता जी, लेकिन कुछ तो करेंगे जी। क्या लगता है आपको? बहुत रिस्की मार्केट है US वाला, और उसकी बेरिंग्स इंडिया में डेफिनेटली, इंडिया का पूरी दुनिया में ही होगी, मदर ऑफ ऑल मार्केट है। तो कुछ नंबर से समझते हैं। तो अगर आप 2002 से 8 में जाएंगे वापस, समझिए हम आज 2007 में बैठे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नरीमन पॉइंट में ही अभी 2007 नवंबर में मैं एक पार्टी में था, या नरीमन पॉइंट में ही थी वो पार्टी, ये साथ वाली बिल्डिंग में, एक्सप्रेस स्टार में, है ना। तो उस पार्टी में एक क्लियर नरेटिव था कि इंडियन इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग कोई इकोनॉमी नहीं है। US के अंदर अगर कोई क्राइसिस होने भी वाला है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डोमेस्टिक ओरिएंटेड हैं। मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको जी। ये वो दौर था जब डिकपल्ड हो गए हम। बिल्कुल। इसके हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज चलाई थी, इंडिया एकदम डिकपल्ड है, गोरे लाइन लगा के भारत में खरीदेंगे, इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये वही वाला दौर है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उस समय नरेटिव ऐसा था कि हम डिकपल्ड हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको पता है कि जनवरी 2008 में सब चीज़ें चेंज हो गई, और अक्टूबर 2008 तक नरेटिव पूरा रिवर्स हो गया, है ना। इसके बारे में और भी डेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे सीखने को क्या मिलता है? पहला, कि जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हों और रीसेंट रिटर्न, मतलब लास्ट 3-4 साल के रिटर्न बहुत हाई हों, तो फ्यूचर रिटर्न्स बहुत अच्छे हों, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। मैं ये पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट के अंदर उसको फोरकास्ट करना इम्पॉसिबल है। US के अंदर ये दोनों कंडीशंस इस समय हैं। अगर आप US में S&P 500 देखेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स है, तकरीबन 24-25 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है वो, है ना, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे। प्राइस टू बुक कुछ 5 के ऊपर है, 5.5 के पास, व्हिच इज वेरी हाई। कितना हाई है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने डेटा देखा है गोइंग बैक टू 1871, वी हैव डेटा फ्रॉम 1871 ऑन S&P 500, उसकी अर्निंग्स और मल्टीपल्स पे, तो उसका 1871 से PE रेशो का एवरेज है 16 टाइम्स, तो इस समय हम 25 पे हैं। और अगर आप रिसेंट मल्टीपल देखेंगे 10 साल या 20 साल का, तो वो भी 18 और 19 के पास है, उससे भी हम काफ़ी दूर हैं। प्राइस टू बुक का एवरेज होगा तकरीबन 3 टाइम्स, उससे भी हम काफ़ी दूर हैं इस समय। एक और तरीके से देखते हैं इसको, US की नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट कितनी है? अगर आप देखेंगे US में इन्फ्लेशन 2-2.5% होता है अगर साइकिल्स को हटा दें तो, और रियल ग्रोथ भी 2-2.5% होती है तकरीबन। तो 5 से 7% के बीच में अच्छे और बुरे दौर में नॉमिनल ग्रोथ रहती है। इसका मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी 5 से 7% ग्रो करती हैं, और इसका एविडेंस जो है डेटा में है।
अगर आप S&P 500 का EPS ग्रोथ रेट देखेंगे, एज ऑफ टुडे सिटिंग लास्ट 10 ईयर EPS ग्रोथ रेट इज 7.4% CAGR. अब गिवन दिस नंबर, अगर आप 25 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं और अर्निंग 7-7.5% से ग्रो करती है, फ्यूचर रिटर्न्स लुक वेरी डिफिकल्ट टू गेट. तो अगर आप यही डेटा को सिर्फ एक इंजन में डालेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं, तो पास्ट में जब भी S&P 500 22 या 23 के ऊपर ट्रेड हुआ है, अगले 10 साल के रिटर्न -2 से +2 के बीच में वेरी किए. ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्ट्री शायद रिपीट ना हो, या फिर मुझे नहीं पता वो कैसे पैन आउट होगी, बट इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम डेटा कि हमें बहुत ही एडवेंचरस होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि बहुत अच्छी इकोनॉमी करेगी और स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करेगी. गोइंग बैक टू द एग्जांपल जो मैंने आपको दिया पार्टी का, Correct. मैं वो क्यों बता रहा था आपको, मैं वो इसलिए बता रहा था कि उस समय ये सोच पाना कि हम अच्छा नहीं करेंगे बहुत ही डिफिकल्ट था. बहुत डिफिकल्ट. उस समय इंडिया वाज न्यूमेरो उनो मार्केट और कोई यूएस नहीं खरीदना चाहता था. उस दिन से आज तक यूएस ने दुनिया की हर इकोनॉमी को आउट परफॉर्म कर दिया. यूएस मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीबॉडी इन द होल वर्ल्ड इन डॉलर टर्म्स, इंक्लूडिंग इंडिया, है ना. और आज हम वापस उस सिचुएशन में जहाँ पे हम यूएस भी खरीदना चाहते हैं और इंडिया भी खरीदना चाहते हैं. मुझे ध्यान आ रहा है कि 2000 में मेरे ख्याल में S&P 500 फ्यू हंड्रेड्स में रहा होगा शायद. 1300 का कुछ पीक था, 1370 का जी. आज उसको आप देखिए तो कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ा. 6000. तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत जीरो तक ले आया, तो उसका असर हुआ. आपने बोला हिस्ट्री देखिए, मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं, कितने एडवेंचर से कितनी बढ़िया स्टोरी हम बिल्ड करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग जी. डेटा स्पीक इटसेल्फ, वो एक रियलिटी होती है. उससे इसको इनकार मत करिए, मानिए न मानिए आपकी चॉइस, आपका पैसा आपकी चॉइस, लेकिन उससे इसमें भी मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो डेटा है ना, जो फैक्ट्स हैं वो भी कलर्ड होते हैं. जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको एक सेंटेंस बताता हूँ कि एक जो राजा है वो मर गया, रानी मर गई, ये पहली स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट है राजा मर गया, उसके गम में रानी मर गई. अब जब आप घर जाएंगे आपको क्या याद रहेगा? दूसरा स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी, उसमें पैटर्न है. और ह्यूमन बींग्स है ना, वो हंग्री हैं स्टोरी के लिए और पैटर्न के लिए. हम वो ढूंढ लेते हैं चाहे वो हो या ना हो, है ना. तो जब हम डेटा देखते हैं, पास्ट डेटा, तो हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं. जैसे अभी कुछ ऐसे बहुत ही इजी पैटर्न अवेलेबल हैं. अगर आप आज इंडिया के फाइनेंशियल नरेटिव पे जाएंगे, डिस्कोर्स पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया ने 25 साल में 13% केगर दिया है, तो अगले 25 में भी देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 25 साल बहुत ही शॉर्ट डेटा सेट है फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स. और उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है? बहुत हाई. कुछ ऐसे भी दौर रहे हैं जहाँ पे इंडिया का 10 साल का रिटर्न 50 बेसिस पॉइंट्स है, जैसे कि 1992 से 2002, है ना. ऐसे बहुत सारे दौर हैं. इसीलिए डेटा की हिस्ट्री को का पता होना सिर्फ एक बात है, लेकिन उसको समझना आसान नहीं है. बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा दिमाग ही बना है पैटर्न सीख करने में. और जैसे ही हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो हम आउटलियर्स को भूल जाते हैं, है ना. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पैटर्न के बिल्कुल बाहर है, जिसके कुछ मेंशन आपने किया, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आना, उनके कुछ डिसीजन, हमें नहीं पता वो क्या डिसीजन लेंगे और उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग. अच्छा, वो वाली जो पार्टी की जिक्र है, उस पार्टी में फिर सब, मतलब आपको उस समय क्या फील हो रहा जब उस पार्टी में आपको लगा तो सब कुछ दुनिया बदलने वाली? नहीं, मैं बहुत भयभीत था उसमें, अगर मैं वो वर्ड यूज करूं तो. क्यों था मैं? क्योंकि फॉर्चुनेटली जो मेरे बॉस थे वो काफी कॉन्ट्रेरियन बेंट ऑफ माइंड के थे. ओके. तो मुझे अच्छे से याद है उस समय मैं बहुत ही फ्रेशर था, यंगस्टर था, और जो मेरे बॉस हैं उस समय एक बड़ा शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए थे. वाओ. उस मार्केट में तो उनका कहना था कि ये बाजार जो है इसके चांसेस ऊपर जाने के काफ़ी कम है, प्रोबेबिलिटी, वॉट एवर हिज एनालिसिस वाज. और दूसरा, जब मैं उस पार्टी में गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डीलर्स या ब्रोकर्स, जिनकी शायद सैलरी 20 या 25 हज़ार रुपये महीना रही होगी, बट उनके पास 5 और 10 डेरिवेटिव पोजीशन थी. ओह माय गॉड. एंड दे वर वेरी श्योर कि ये ट्रेड्स हैं या ये जो डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो वो काफ़ी स्केरी होता है जब आपका कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई एंड योर बैंक बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी हाई. ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही एक्सप्लोजिव मिक्स हैं. और यहीं पे धोखा होता है. और जब आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं तो इट इज़ बेटर टू अबैंडन द गेम
एंड सिट आउटसाइड। अच्छा, मुझे उस घटना से याद आ रहा, तब हम लोग भी चैनल में थे तो बहुत ऐसी स्टोरी हो रही है। एक मेरे को व्यक्ति याद है जो अपने मार्केट के बहुत वेटरन है, लेकिन वो हमेशा मना करते हैं मेरा नाम कहीं मत लेना जी। उन्होंने मेरे को दिसंबर में ये बोला था जी कि ये मार्केट बहुत ज़ोर से गिरेगा जी। तो मुझे भी, हमने कहा कैसी बात कर रहे हैं सर आप, मतलब देखिए सब तरफ एकदम बागों में बहार है, हरियाली सब तरफ आप ये बात क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं मुझे भी लग रहा है कि गिरेगा। और जब वो मार्केट गिरा ना तो उस सदमे के 2 महीने बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपको कैसे पता था ये? तो बोले यार मुझे हो सकता है मेरा तुक्का लग गया हो, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे देख के कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। जी जी जी। तो जैसे आपके बॉस ने कॉन्ट्रा पोजीशन ले रखी, तो वैसे वो भी थे कि उनको भी ये लग रहा था कि यार ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सब कुछ इतना अच्छा नहीं हो सकता जी। हम लोग इसको फिलोसफिकली सोशियोलॉजिकली कहते हैं कि बेसिक इंस्टिंक्ट से आप बाहर बहुत देर तक नहीं रह सकते जी। वही चीज़ मार्केट सेटअप में भी होती है जी। कि मार्केट सेटअप में हर चीज़ बहुत अच्छी है, वो हमेशा अच्छी रहेगी एकदम नहीं हो सकता। ये वो आज हो ये कल हो, इट्स मैटर ऑफ टाइम, लेकिन होता ज़रूर है वो। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सोशियोलॉजिकली भी आप समझें तो बेसिक इंस्टिंक्ट से बाहर आप बहुत देर तक नहीं रह सकते। आपको भूख लगेगी, आप कितने दिन अनशन में बैठ सकते हैं या कितने दिन आप बहुत रोज़ पिज्ज़ा बर्गर खा सकते हैं? नहीं खा सकते आप। तो कहीं ना कहीं वो एक मीन रिवर्सल आता ही है। अच्छा, एक चीज़ और अमेरिका समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं इंडियन मार्केट में। जो अपना ये करेंसी वाला मामला, ये हमें समझाइए क्या, जैसे डॉलर इतना स्ट्रांग हो रहा है, 108-9 तक डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, हालांकि 4% एवरेज वो हमेशा वीक होता है जी। एक साल नहीं हुआ तो अगले साल 8% हो सकता है वो। जी जी। उसको हम लोग कैसे समझें और इसकी बेयरिंग्स हमारे इंडियन मार्केट में क्या होगी? और इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे क्वासी करेंसी वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है? हो सकती है। मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपस में compete कर रही हैं, है ना, अच्छा करने के लिए। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो करेंसी को बहुत यूज़ करती हैं, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े एक्सपोर्टर्स हुए हैं दुनिया के, यूजुअली उन्होंने करेंसी चैनल यूज़ किया है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, चाहे वो चाइना हो या जापान हो। 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, है ना। कुछ टाइम पहले शायद जर्मनी भी इसको यूज़ कर रहा था, बट नॉट एनी मोर। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, अगर आप ये जो रुपी वीकनेस की आपने बात करी, पहले लास्ट ईयर या 2 साल तक हमारे जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स हैं यूएस के साथ, मतलब अगर हमारा इन्फ्लेशन 5 है और उनका 7 है तो रुपी डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे फेवर में था। तो कुछ हद तक रुपी स्टेबल था। कितना स्टेबल था? 4 महीने पहले तक रुपी की वोलेटिलिटी 30 ईयर लो पे थी। अगर आप डेटा देखेंगे तो यू विल हैव टू गो बैक टू 1990s टू फाइंड सच अ करेंसी, लो करेंसी वॉल। बहुत ही रेयर है इंडिया के लिए, है ना। मैंने इसको एक नाम भी दिया है, अनसेटलिंग काम। अगर आप मेरी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप बहुत जगह देखेंगे कि ये कामनेस इतनी ज़्यादा है बाजार में, करेंसी में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में बहुत काम है, लेकिन बहुत अनसेटलिंग है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं पहले कभी। जैसे कि मैं भी एक डाइवर्जन लूँगा छोटा सा। इंडियन स्टॉक्स जो हैं वो 54 महीने से लगातार ऊपर जा रहे थे बिना 5% करेक्शन के। 56 महीने पे जाके रुके हैं। स्मॉल कैप अभी तक नहीं रुका, है ना। 13 साल में एक बार भी ऐसा साल नहीं हुआ जब बाजार 10% से ज़्यादा घटा हो। स्टॉक मार्केट 9 साल लगातार बढ़ा है ना। ये बहुत रेयर इंस्टेंसेस हैं। कितने रेयर हैं मैंने अपने रिपोर्ट में लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस मैं आपको बता सकता हूँ। करेंसी में जैसे मैंने आपको बोला, बॉन्ड यील्ड्स वाज वेरी वेरी स्टेबल, है ना। लगातार आपको ऐसे इंस्टेंस मिलेंगे। तो ये जो अनसेटलिंग काम है, ये एक रिफ्लेक्शन था कि मार्केट कैसे रिएक्ट हो रहा है। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हमारे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे फेवर में आ गए। जैसे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होने का कारण क्या था? हमारे एक्सपोर्ट अच्छे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट मिला हमें करने को, रिफाइनिंग एक्सपोर्ट आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। और ऑयल का प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहा, नीचे आ गया। तो हमारे इंपोर्ट्स इतने नहीं बढ़े, बल्कि एक्सपोर्ट करने का मौका मिल गया हमको बहुत बड़ा। दूसरा, हमें एक बहुत बड़ा विंडफॉल मिला रिसेंटली जब हमें डेट इन्फ्लो मिला। हमारा डेट जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में ऐड हुआ, वहाँ से हमें तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो मिल गया, है ना। तीसरा, लास्ट 6 साल में बहुत बड़ा जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बिजनेस इंडिया ने खड़ा कर दिया। कितना बड़ा है वो? 6 साल में 0 से 40 बिलियन डॉलर। अनबिलीवेबल। जैसे हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को 250 बिलियन होने में तकरीबन 45 ईयर्स लगे,
जीसीसी को 40 बिलियन होने में 6 साल लगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक नया फैक्टर ऐड हो गया। इन सब वेक्टर से रुपये में बहुत स्टेबिलिटी आ गई, है ना। अब मुझे लगता है धीरे धीरे अनरेवल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो रीजन से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ था, मैं उनको लकी ब्रेक्स बोलता हूँ। लकी ब्रेक्स कैसा? रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और कुछ ऐसे कंडीशंस पैदा हुए जहां पे इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया, है ना, रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। हम नहीं कर सकते थे, हमारे पास अपना ऑयल नहीं है ना। तो ये एक लकी ब्रेक मिला हमको। दूसरा, बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन हो गया, एक और लकी ब्रेक मिला हमें, बड़े इन्फ्लोज आ गए हमारे पास। और तीसरा, ओवरऑल हमारी मार्केट अच्छी करती रही तो हमें कोई बड़े आउटफ्लोज भी देखने को नहीं मिले, जो कि बाकी सब मार्केट से हो रहे थे, रशिया से हो रहे थे, चाइना से हो रहे थे। इंडिया से इतने बड़े आउटफ्लोज नहीं हुए अगर आप टोटल नंबर्स देखेंगे। तो ये लकी ब्रेक्स की वजह से रुपया बहुत अच्छा करता रहा। ये सारे लकी ब्रेक अब खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि जो हम वी आर रिवर्टिंग बैक टू नॉर्मल। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया यूएस के साथ, दे आर बैक टू 2.5, वी आर बैक टू 5 to 6%। तो वो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है वापस दिख रहा है। और मेरा भी उस पर अलग है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा वीकर रुपी विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस रेदर देन वेयर वी आर राइट नाउ। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी करेंसी इतनी वीक क्यों रही। भाई थोड़ा समझो, आप कॉम्पिटिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी लेके चल नहीं सकते इंडिया में। आपके अड़ोस पड़ोस वाले देश ही आपको मुश्किल में डाल देंगे। और चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है कि अगर ट्रंप ने बहुत कॉर्नर किया उनको, तो अपनी करेंसी डिवैल्यू कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। आते इंडियन मार्केट की तरफ से जी, काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया। अच्छा हुआ है नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे यूज़ कर दिया मैंने वर्ड ये। करेक्शन एक तो हो चुका है जी, और होगा अभी, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। बट ये मुझे नहीं लगता कि हम इसको क्या टर्म दें, करेक्शन दें, बट कुछ बहुत ज्यादा डैमेज मार्केट में ऐसा कंफर्ट नहीं लगता आपको हुआ नहीं है, अभी का मुझे लगता मार्केट? है। कि अभी भी नहीं लगता कंफर्ट नहीं आया अभी? देखिए, अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे, अगर आप लेट्स से NSE 500 देखते हैं तो 28 टाइम्स ट्रेलिंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और तकरीबन 3.5-4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ 4 साल की बाय द टाइम मार्च 24 खत्म हुआ था 22% ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट 6 क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ 7% है। तो अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हो रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हो रहा है। मार्जिन जो है वो पीक पे हैं इस समय, वो भी नीचे आने शुरू हो रहे हैं। जो मार्जिन का विंडफॉल हमको मिला था, पहले कमोडिटी प्राइसेस गिरे, एम्प्लॉय कॉस्ट कट किया गया, इनपुट प्राइस प्रेशर खत्म हुए, मार्जिन जो है बहुत बढ़ गए थे। कितने बढ़ गए थे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप क्यूमुलेटिव डेटा देखेंगे इंडिया का, लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिवर्स को ऐड कर दीजिए सबको, तो 13% का क्वार्टरली पैट मार्जिन हमने जून 24 में दिखाया। ये पैट मार्जिन यूएस के अलावा और दुनिया में किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं। अब ये क्वेश्चन है कि हमने ऐसा क्या किया है जो 13% पैट मार्जिन हम कंटिन्यूसली डिजर्व करें, मुझे नहीं पता। लेकिन 20-21 में पीक हुआ था जी, नहीं, पैट मार्जिन अभी उसके बाद जब कमोडिटी पहले ऊपर गए और फिर गिरे, उसके बाद हमें ये बेनिफिट मिला कमोडिटी प्राइस डिक्लाइन का, और हमारे मार्जिन वापस ऊपर चले गए, 15-16 तक गए थे, 13% के आसपास। 15-16 शायद एक एबिरेशन रही होगी किसी एक एवरेशन क्वार्टर कहीं में। पे। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि ये मार्केट, क्या इंडियन मार्केट जो लार्जली कमोडिटी ड्रिवन मार्केट है ना, और हमारा मोड भी क्या है, सप्लाई का, बैलेंस शीट का, करेंसी का, या इनफ्लो आ गया, एडजस्टमेंट हो गया कहीं पे, ये हमारा मोट है बेसिकली। रिसर्च ड्रिवन मोट हमारे पास नहीं है शायद जी। तो क्या ये तरीका ज़्यादा अच्छा है इंडियन मार्केट को देखने का कि आप बुक वैल्यू देखें और पैट या टॉप लाइन बॉटम लाइन की बजाय मार्जिन को देखें जी, कि 4 फिगर में से आप बुक वैल्यू देखें और मार्जिन देखें? क्या ये ज़्यादा अच्छा तरीका है या जो एक ट्रेडिशनल तरीका देखने का? नहीं, ट्रेडिशनल मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में कितना रिटर्न मिल रहा है, और उस पैरामीटर पे इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। ओके, ये मैंने अपने रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि लगातार हम ये स्टोरी सुनते हैं कि इंडियन इकोनॉमी X ट्रिलियन से Y ट्रिलियन होने वाली है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एक्सेट्रा। कोई भी आप नंबर ऑफ नैरेटिव्स दे सकते हैं, इसीलिए इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है। बट मुझे लगता है कि जो मेन कारण है इंडिया का अच्छा करने का, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। और मैंने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल इंडियन कंपनीज हैव डिलीवर्ड 20+ ROE। ये बहुत ही रेयर है, हमसे बेटर सिर्फ यूएस है, और उसने परफॉर्मेंस भी दिया है। उसके अलावा अगर आप दूसरी इमर्जिंग मार्केट देखेंगे तो उनका ये नंबर इंडिया से आधा या उससे भी कम है।
नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो हाई रिटर्न दें शेयर होल्डर्स को, बहुत ही कम है। अब उसके जो रीजंस हैं दे मे नॉट बी वेरी रोजी, है ना, कि हम इतना हाई आरओई कैसे दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन मैनेजर्स, इंडियन बिजनेसमैन आर एबल टू नेविगेट द इन्वायरमेंट। वो जो सेट ऑफ कंडीशंस उनको दी जाती हैं उसको अच्छे से पार करके शेयर होल्डर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, और इसके कारण से ही इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, इंडियन स्टॉक्स। तो मुझे लगता है आरओई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। बट अब जब आप कंटिन्यूअसली मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, आप उसकी ट्रेजेक्टरी समझना चाहते हैं, तो आपको टॉप लाइन मतलब के सेल्स है ना, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब के बॉटम लाइन, और तीसरा मार्जिन, इन तीनों को देखना जरूरी है। क्योंकि मार्जिन अगर नहीं आ रहा तो फिर मार्जिन प्रीकर्सर। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारी इस समय टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तकरीबन 7-8% है ना, तो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है? या तो वह ज्यादा माल बेचे, मतलब सेल्स बढ़ेगी उसकी, दूसरा या तो मार्जिन इंप्रूव कर दे, है ना, सेम 100 ही क्वांटिटी बेच रहा है बट मार्जिन बहुत ज्यादा है ना, मार्जिन इंप्रूव, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कोई कारण है, मे बी एक और कारण होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, उसको बहुत सालों लगते हैं आने के लिए, तो उसको अभी छोड़ देते हैं हम एक। तो दो ही लीवर बचे, टॉप लाइन ग्रोथ मतलब ज्यादा बेचिए, दूसरा मार्जिन इंप्रूवमेंट। ये दोनों लीवर्स खत्म हो चुके हैं। जो हम 20-22% की ग्रोथ देख रहे थे वो अभी 7-8% पे जाके सेटल हो गई है, और दूसरा मार्जिन जो 13% पहुंच गए थे अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो पैट ग्रोथ कहां से आएगा 20-22% का? तो मूड पॉइंट ये है कि अगर आप 20-22% से ग्रो नहीं करने वाले हो तो आप 28% का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल क्यों दोगे? इसीलिए मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स थोड़ा प्राइसी है, और यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की और कंजर्वेटिव रहने की बहुत जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव इन असेसिंग कि क्या रिटर्न्स बन सकते हैं आगे। आपकी एक्सपेक्टेशन टोन डाउन होनी चाहिए। तो पैटर्न से मतलब डेटा से पैटर्न रीड करने की बजाय डेटा पढ़ लें। एब्सोल्युटली, डेटा देखना जरूरी है, और आपको ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इन नंबर्स पे ट्रेड हो सकें। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है एक्चुअली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं ना, परेशान है, चिंता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी उम्मीदों को कम करिए जी, और रियलिस्टिक होइए। इंडियन मार्केट में हमने देखा साहिल, पिछले कुछ सालों में, मतलब स्पेशली कोविड के बाद से, उससे पहले एक बड़े लंबे पीरियड में बड़े चेंजेस आते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखा बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक बहुत स्टोरी चलती है हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म की, और लॉन्ग टर्म में पैसे बनते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें हमने देखा पिछले कुछ समय में डिसरप्शंस बहुत आ रहे हैं जी, चीज़ें बहुत तेज़ी से एकदम बदल जा रही हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट में, स्पेशली मार्केट में, किस तरह के आप बड़े चेंजेस देख रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग में चेंज करे वो? श्योर। तो पहले मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ इस नैरेटिव में कि लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बनता है। नहीं बनता। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है और इसमें एक बहुत बड़ी फैलेसी है। तो हमने एक डेटा प्रेजेंट किया है। अगर आप दुनिया की बड़ी मार्केट्स देखेंगे, हमने तकरीबन 40 दुनिया की अलग अलग मार्केट्स पे एनालिसिस किया और कुछ 16 मार्केट उसमें से प्रेजेंट की जो बड़ी हैं, और आप देखेंगे उसमें से केवल 2 मार्केट हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में यूएस बॉन्ड्स को बीट किया। इसमें इंडिया है, इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएस, और बाकी सब मार्केट जो है या तो उसके एट पार हैं या उससे कम है, और कुछ तो ऐसी मार्केट है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए 30 साल में, है ना। तो मैं यूजुअली जब ये हम सुनते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन ही जाएगा, तो ये जो नैरेटिव्स हैं ये कहाँ से आते हैं? अगर आप इनका सोर्स देखेंगे तो उसके 2 ही सोर्स हैं, इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट। जब आप आज फाइनेंस की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप कहाँ की बुक पढ़ेंगे? या तो इंडियन बुक्स पढ़ेंगे या अमेरिकन बुक्स पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है इस समय, क्या लगता है? कोई दिमाग में नाम आता है? मुझे तो इलॉन मस्क लगता है। इलॉन मस्क, वो तो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर। वॉरेन बफे कहेंगे। वॉरेन बफे, और मे बी 1-2 और शायद कुछ नाम आ जाए, है ना। वो अमेरिकन इन्वेस्टर है ना। इंडिया में जो बहुत यूजुअल नाम है राकेश जी, इंडिया में अच्छे बड़े नाम है जो दिमाग में आते हैं। बट अगर मैं यही पूछूं आपसे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है, या श्रीलंका के, या जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, इटली, चाइना, कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं है नाम दिमाग में? उनकी किताबें कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे लोग एंटरप्राइजिंग नहीं है? इसका कारण ये है कि वहाँ पे रीसेंट रिटर्न्स खराब है। पिछले 20-30 साल में मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया है, तो आप उसकी किताब क्यों पढ़ेंगे? तो ये जो
हिस्टोरिकल फैलेसी है हमारे दिमाग में कि हम 20-25 साल रीसेंसी है, तो उस रीसेंसी को हमने लॉन्ग टर्म समझ लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो रिकॉर्ड है इसको हमें अपने दिमाग में स्ट्रेट रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इज एन एक्सेप्शन, इट इज नॉट अ नॉर्म। कोई भी मार्केट 15% या 13% लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग डिलीवर करे, ऐसा पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ। तो अगर आपको ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंडिया की भी रिसेंसी 30 साल की है, क्योंकि डेटा ही नहीं है और उससे पीछे का डेटा नहीं है। तो ये बात इंडिया के बारे में भी या किसी के बारे में भी ये कहना बहुत गारंटी के साथ कि नहीं 12-13% तो बन ही जाएगा, कुछ भी कर लो, सबसे जो आलसी इन्वेस्टर होगा वो भी बना लेगा, ये सब बहुत मुश्किल है। देखिए दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल डोमिनेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका डेटा 1871 से अवेलेबल है। तो हमने वो डेटा पूरा देखा है। यूएस इकोनॉमी, अगर आप नॉमिनल टर्म्स में उसकी रिटर्न देखेंगे स्टॉक मार्केट की, नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो तकरीबन 10 से 11% का रिटर्न है नॉमिनल टर्म्स में 100-150 साल का। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखेंगे तो 7% का रिटर्न है, 7% इन्फ्लेशन एडजस्टेड। नाउ हम किस इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं? जो रिजिलियंट है, वर्ल्ड पावर है, उसके पास डॉलर भी है एज अ रिजर्व करेंसी दुनिया में, तो वहां पे ये डेटा अवेलेबल है। बट उसमें भी कुछ ऐसे फेजेस हैं जहां 20 साल का रिटर्न जीरो है, 25 साल तक कोई रिटर्न नहीं आया, 30 साल तक कोई रिटर्न, और उसकी रीसेंट मेमोरी है आपके पास। 2000 से 2013 तक, 2011 तक S&P 500 का रिटर्न जीरो था। आई एग्री, राइट। तो ये जो फेजेस हैं ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी आते हैं। दिस इज स्टॉक मार्केट, है ना, वो ये सिक्लिकल है, इसमें रिवर्जन टू मीन होता है, और जितने रीसेंट रिटर्न हाई होंगे, फ्यूचर रिटर्न्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई होना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फिनोमिना है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन ही जाएगा। हाँ, तो यूजुअली मैंने देखा है कि जब न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं और वो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल शीट में 12% का रिटर्न डालते हैं। तो वो उसके अगेंस्ट अपने आप को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में फ्लो होती रहती है सोशल मीडिया में कि आप 12% सिंपल लगाओ ना, 1 करोड़ आज डाला तो 30 साल में कितने करोड़पति हो जाओगे आप, इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट भी नहीं किया जाता जी। तो ऐसी रील्स देख करके अगर आप फैल्सी में जा रहे हैं तो प्लीज़ अलर्ट होइए। देखिए आपके सामने मैंने पूछवा दिया मेरी बात तो कोई मानते हैं तो मैं भी इसमें हूँ कि लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर्स होते हैं और ये अब डेटा के साथ हो रहा है। तो साहिल, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। मतलब ये तो मिथक था लोगों का कि कुछ ना करो तब भी पैसे बनेंगे यार, लगाओ। इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और डीप चलते हैं जी। आपको लगता है कि यहाँ से आगे, अभी इस पर नहीं बात करते कि कितने दिन तक करेक्शन रहेगा, कहाँ करेक्शन रहेगा जी, क्या चीज़ें मार्केट में इमर्ज हो रही हैं थीम्स के तौर पे, चेंजेस आ रहे हैं, टू नेम सम, कि भाई ईवी का बहुत चेंज हो रहा है, पावर सेक्टर में बहुत चेंज हो रहा है, डिसरप्शन की आपने बात करेक्ट। तो किस तरह की नई थीम्स निकल के आ रही हैं जिसको इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए मैं अपना इसमें आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बताता हूँ, और लेट मी हेज माय बेट्स फर्स्ट, कि ये कंप्लीटली ट्रू नहीं होगी, इसमें एक्सेप्शन होंगे। ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्या है? इन्वेस्टर्स को नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ओके, डिसरप्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। रीज़न क्या है इसका? कि जब भी इकोनॉमी में डिसरप्शन होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, यूजुअली टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होती है, उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कस्टमर को मिलते हैं, कंपनीज को नहीं। और कंपनीज का मॉर्टेलिटी रेट या उनके ख़त्म होने का रेट बहुत हाई रहता है ना। तो ये फिगर आउट करना एज अ लेमैन और एज अ नॉन एक्सपर्ट और नॉन स्पेशलिस्ट की कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी या कौन सी नहीं, ये आसान काम नहीं है। ये वाली लाइन ना बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार एकदम सिंपल टर्म में दोबारा बोलिए आप ये। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है या स्पेशलिस्ट नहीं है, ये जानना कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेगी, ये आसान नहीं है। तो जो डिसरप्शन को आपको रीड करना है उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिसरप्शन आएगा तो उसमें कस्टमर को ज़्यादा फायदा होगा, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, मार्केट बढ़ाने के है, रीच बढ़ाना है, कंपनी को उतना फ़ायदा नहीं होता, और कंपनी का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, यानी 10 कंपनियां हैं तो उसमें शायद 2 ही बचेंगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जिस पे आपने बेट लिया वो बचेगी ही। तो डिसरप्शन रीड करिए, लेकिन कॉशन के साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एज इन्वेस्टर्स हमें ज़्यादा पसंद है पुरानी बोरिंग स्लो कंपनीज जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। शायद वो आउट ऑफ फ्लेवर हो, लेकिन उसमें बने रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पैसे कैसे बनेंगे। पैसे कैसे बनते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर आज आपने 100 रुपये लगाए, अगले साल 10 रुपये कमाए, तो नेक्स्ट ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट 110 से स्टार्ट होगी, तो आपका बेस बढ़ गया है। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। धीरे धीरे बेस इतना बढ़ता जाएगा कि हर 10% पे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने प्रिंसिपल से भी ज्यादा पैसे कमाओगे। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। राइट। लेकिन कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिटर्न नहीं है, टाइम है। टाइम है। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम भी है, 7 भी है, 8 भी है, 7 साल में अगर 7% है तो 10 साल में पैसे डबल होंगे, है ना। तो अगर आप 30-40 साल तक बने रहते हैं, आपकी फ्लक्चुएशन कम रहती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको ऐसे निवेश ढूंढने हैं जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, सर्वाइविंग बहुत हाई है। तो मुझे लगता है वो शायद थोड़ी बोरिंग, आसान से समझ आने वाली कंपनीज में आसान होता है, डिसरप्टिव कंपनीज में थोड़ा मुश्किल होता है। किसी वाइजमैन ने कहा कि आप मार्केट में केवल सर्वाइव करिए, पैसा तो बन ही जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो अभी थीम, 2-3 थीम तो बताइए जो आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इतना ज़्यादा मतलब डेटा बैक्ड है, आप मतलब सिर्फ पढ़ते रहते हैं कि हाँ देखिए, कुछ हमारा और नहीं करते? मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो उसमें पढ़ाई की बहुत अहमियत है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप नहीं अपडेटेड हैं तो बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्शन से बचना। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर डेटा और पढ़ाई का काम क्या है कि आपको वो बड़े नेगेटिव इम्पैक्टफुल इवेंट से बचना है, शायद सेव कर पाए, शायद। हाँ, वो भी गारंटी क्योंकि नहीं है। उसकी कोई गारंटी तो नहीं अब है। बताइए क्या पढ़ें, 2-3 चीज़ें कौन सी थीम्स जो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में हो सकती है? पढ़ना है, जी गारंटी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगी, लेकिन प्रॉमिसिंग लगती है। देखिए, फ्यूचर ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट को मैं सेपरेट कर दूंगा। तो जो भी ट्रेंड्स में बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उसमें इन्वेस्टमेंट हाँ, इम्प्लीकेशन आएंगे। या एक ट्रेंड जो मुझे बहुत पसंद है वो है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। ओके। मुझे लगता है कि पिछले 200 साल में अभी जो मेडिसिन और हेल्थ केयर है उसका जो मायने हैं वो चेंज हो रहे हैं। 1900 से पहले हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर वॉज अ प्लेस फॉर क्वारंटीन, जहाँ पे लोगों को अलग किया जाता था। बहुत सारे लोग वहाँ मरने के लिए जाते थे। अगर आप बीमार हैं तो आप बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करें तो आप अलग चले जाएंगे। फिर एंटीबायोटिक्स का इजाद हुआ जहाँ पे लोगों को क्योर करना शुरू किया गया, है ना। अगर आप बीमार हैं तो आपको मेडिसिन दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का इजाद हुआ। उसके बाद प्रिवेंशन के ऊपर फोकस होने लगा, क्लिनलीनेस पे फोकस होने लगा कि आप बीमार ही नहीं पड़े। ये 3 अलग अलग फेजेस थे। अभी जो नया फेज मेडिसिन में, हेल्थ केयर में आ रहा है वो है अपग्रेडेशन का। क्या हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज को और बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो न्यू टेक्निक्स हो, क्रिस्पर की Cas9 प्रोटीन से अपने DNA स्ट्रैंड्स को कट करना, डिजीज को हटाना। ये सब न्यू इजाद हुए हैं पिछले 5 से 10 साल में, और इनको होने में भी 20-25 साल लगे हैं। तो इनके रिजल्ट्स पिछले 5 से 10 साल में देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि ये मेडिसिन और द वे इट इज प्रैक्टिस्ड उसको पूरी तरह से चेंज कर देंगे अगले 10 से 20 साल में, और यहाँ बहुत बड़ा डिसरप्शन आएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर ह्यूमन बीइंग पे होगा। प्रिवेंटिव बेसिकली अपग्रेडेशन, ओके। अपग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कैन आई इम्प्रूव हाउ आई फंक्शन, है ना। तो उसको, और कैन आई गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस, है ना। और कुछ ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं दुनिया में जो मोर्टेलिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो तो एक एक्सट्रीम केस है, बट मुझे लगता है कि जो न्यू वे ऑफ मेडिसिन है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। बहुत सारी न्यू कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं बहुत सारी। ये एक ट्रेंड है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा जो कि नॉर्मली नॉन ट्रेंड है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसमें मुझे लगता है कि लोगों का इस समय फोकस केवल ईवी पे है, बट बहुत सारे डिबेट है कि ईवी कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, क्या होगा उससे। मैं ऐसे सोचता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे फंजिबल टाइप ऑफ एनर्जी है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, और कुछ नहीं करना है। उसके लिए कोई इंजन नहीं चाहिए एट द एंड सोर्स। तो एज अ कंज्यूमर आई एम हैप्पियर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल माई नीड्स। और ये ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रहा है पिछले 100 साल से, है ना। तो इवेंचुअली ऑल व्हीकल्स विल बिकम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना सबसे आसान है बजाय के एक इंटरनल कंबशन इंजन के। बाकी सारी जो इकोनॉमिक्स हैं वो टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे वो मुझे नहीं मालूम, है ना। वो उसको समय लग सकता है। तो इवेंचुअली सारा फ्लीट चेंज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
ऐसी एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी जहाँ पे आप एक पूरा का पूरा फ्लीट चेंज हो जाएगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम आज देख रहे हैं, जब आप एक इलेक्ट्रिक कार को देखते हैं उसमें कोई इंजन नहीं है, आईसी इंजन में इंजन है। तो अगर हम एरोडायनेमिक्स या डिजाइनिंग की बात करें तो आपको सेम डिजाइन की कार क्यों चाहिए? एब्सोल्युटली, है ना। तो हो सकता है कि जो फ्यूचर मोबिलिटी है उसकी शायद शेप कुछ और हो, शायद वो हमें नहीं पता आज तक, शायद उसके डिजाइनर अभी ऑलरेडी बना रहे हैं या बना चुके हैं, मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि सिंगल पर्सन मोबिलिटी हो सकता है 2 पर्सन हो सकता है 10 पीपल हो, मुझे नहीं पता उसके क्या रंग रूप होंगे, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे भी डायरेक्शनल चेंज आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक और सेक्टर है जहाँ पे बड़े चेंजेस आएंगे। और ऑफ कोर्स एनर्जी ट्रांजिशन अपने आप में एक बड़ा थीम है विच इज़ लिंक टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये दो मुझे लग रहा है इंट्रेंच थीम है। और तीसरा जो हम सोच भी नहीं सकते, जो आउट ऑफ शेप है, आउट ऑफ कलर है, उसके बारे में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूजुअली जो नए ट्रेंड्स आते हैं वो अनसीन होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते कभी। ओके, अब आपने ईवी गाड़ी खरीदी? नहीं, मैंने अभी तक अभी आईसी से चल रहे हैं। अभी आईसी से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बड़ी हिंड्रेंस है इस समय वो डोमेस्टिक चार्जिंग इंफ्रा की है। जैसे जैसे वो दूर होगी तो मुझे लगता है ट्रांजिशन करेंगे, तो मेरा जो नेक्स्ट कार होगा वो ईवी ही होना चाहिए, ऐसा मेरा कॉस्ट भी नीचे आएगी, अभी भी ईवी कॉस्ट भी नीचे आएगी जी। अच्छा, एक और, चूंकि आप हेल्थ के पे बहुत ध्यान दे रहे थे और बात भी कर रहे थे अभी, हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भारत में भी बहुत कम होती है। दुनिया में बहुत चिंता है, काम कुछ नहीं हो रहा लेकिन चिंता बहुत है जी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वाटर इतना कंटामिनेटेड है, मतलब अनबिलीवेबल। मैं भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने बता रहे थे कि आरओ का पानी तो पीने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें से मिनरल आपने एकदम हटा दिया है। वो न्यूट्रल पानी है, वो आपकी बॉडी के मिनरल्स लेके यूरिन से बाहर हो जाएगा जी। सो आप सोचिए कितना बड़ा एक चैलेंज है ये, जहाँ पे इतनी प्लास्टिक से 15 kg पर कैपिटा प्लास्टिक भारत में यूज़ हो रही है जी। उसमें शायद गवर्नमेंट का 30% एटलीस्ट रिसाइकल करो अभी, नहीं तो फिर जुर्माना लगेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये एक ऐसा सेक्टर फ्यूचर में आ सकता है, जो कि आप हेल्थ को बहुत ध्यान देते हैं कि साहब रिसाइकलिंग ठीक से करिए, वाटर सेक्टर पे बहुत काम होना चाहिए। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि 15-20 साल में, अभी मुंबई में हम लोग रहते, देखिए ना पानी की कितनी प्रॉब्लम होती है। कभी कोई बार बार खबरें आती है वो 7 लेक अभी भरी नहीं है, अभी आधी भरी है, सूख गई है, बारिश नहीं हो रही है। तो पोर्टेबल वाटर भी एक बड़ा चैलेंज होगा। सी एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये चेंजेस होंगे तो, बट एज एन इन्वेस्टर मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूंगा। रीजन बीइंग कि जो वेलफेयर सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि खासकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें प्रॉफिटेबल होना आसान नहीं है। इसमें जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रेटर गुड के बारे में अगर सोचता है, तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ एंसिलरी बिजनेसेस क्रिएट हो जाएं, जिसके बारे में मेरी नॉलेज कम है। वेस्ट मटेरियल्स खासकर शायद एक बिजनेस क्रिएट हो सकता है, बट ये बिजनेस आसान नहीं है। सी जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दो चीजें, गुड सोशल पॉलिसीज, ये दो चीजें हैं। जहाँ पे भी फिजिकल स्केलेबिलिटी की बात आती है, फिजिकल स्केलेबिलिटी, वहाँ पे इवेंचुअल प्रॉफिटेबिलिटी कैप्ड होती है। जैसे कि एक ऑटोमोटिव कंपनी है ना, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी कौन सी है? हीरो मोटर, राइट। लास्ट क्वार्टर तक कोई मिड कैप स्टॉक था, या बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, फ्री फ्लोट एटसेट्रा। बट आप सोचिए इस बारे में। लेकिन जहाँ पे दूसरी तरफ एक अडोबी है या फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओवरनाइट दे कैन स्केल। या एक कंटेंट क्रिएटर है जैसे नेटफ्लिक्स है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, उसकी स्केलेबिलिटी मल्टीपल लेवल्स हाई है। इसीलिए जो फिजिकल बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, उनकी स्केलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के भी चैलेंजेस हों, अगर वो वेलफेयर सेक्टर में है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोच समझ के बॉटम्स अप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी देखिए, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, बट जो थिएटर्स चलाते हैं वो वाली कंपनी देखिए और नेटफ्लिक्स देखिए, जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में जी। और वो मुश्किलें हम लोगों को दिख रही हैं जी। मैं तो जाते नहीं हॉल में पिक्चर देखने, घर पे देखता हूँ मैं जी जी। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ब्रिक एंड मोर्टार या फिजिकल एक्सपेंशन है, उसमें बहुत समय, पैसा, एनर्जी, सब कुछ लगता है और प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बुरे सेक्टर है, बुरे नहीं है, लेकिन लेट मी रीफ्रेज दैट कि इनमें से बहुत सारे अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको मिल सकते हैं जो कि फॉरएवर होल्ड किए जा सकते हैं, दे कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला, इसमें 2 एंगल है, एक तो स्केलेबिलिटी और दूसरा अगर ये वेलफेयर सेक्टर है
तो मुश्किल तो है। प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन दोनों का मिलना आपको ध्यान से नेविगेट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ फिजिकल सेक्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बल्कि वो तो एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। अगर आपने एक बार अपना मोड क्रिएट कर लिया है एक फिजिकल लेड सेक्टर में, तो फिर दूसरे कॉम्पिटिटर का आना बहुत मुश्किल है। कन्वेंशनल मोड हो गया हाँ, एक्चुअली कि दूसरा तो कोई कोशिश भी आना नहीं मुश्किल करेगा। हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिजनेसेस को आप यू कैन नॉट रिफ्यूट देम, दे आर सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी जो है पिछले साल तक शायद डोमिनोज थी 21वीं सदी की, बजाय के किसी टेक कंपनी की। सो मॉन्स्टर बेवरेजेस थी शायद। तो सो प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलेगी, उसमें कोई चैलेंज नहीं। इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारी हम लोगों ने बात की इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और साहिल बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। तो पोर्टफोलियो की हाइजीन और पर्सनल फिटनेस हाइजीन में क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि आपने क्या एलिमिनेट किया है, वो क्या सबसे eliminate ज़्यादा किया? ज़रूरी है। नो कहना सीखना चाहिए। हाँ, किस किस चीज़ें से आप परहेज़ करने वाले हैं या उसको नहीं एंटर करने देंगे अपने पोर्टफोलियो में या फिर बेसिक हेल्थ इंफ्रा में, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास एक नो लिस्ट होनी चाहिए, है ना, मैं क्या नहीं करूँगा अपने पोर्टफोलियो में। तो जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में नो लिस्ट का नंबर 1 है लेवरेज एंड डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सही। वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं कि उसका कोई जगह है मेरे पोर्टफोलियो में, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी सारा बड़ा कलोसल वेस्ट ऑफ टाइम भी है। एब्सोल्युटली। सेकंड, जहाँ पे मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड एंड स्टोरी एंड नरेटिव लेड कंपनीज, वो भी मैं नहीं लेना चाहता। जहाँ पे स्टोरी है और नंबर्स नहीं है, फ्यूचर में आएगी, हो सकता है हम मिस कर देंगे, तो वेल एंड गुड। तो हैप्पी मिसिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे मिस करूँ और जो ऑलरेडी नोन अंडरस्टूड बिजनेसेस हैं उन पे फोकस करूँ, है ना। तो ये इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस है, बहुत सिंपल है, इनसे बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। तो मैं आपको अपना एक मूल मंत्र बताता हूँ, मुझे हाई रिटर्न्स पसंद नहीं। वाओ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटर्न स्टेडी रहें, कम रहें, स्टेडी रहें, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे बहुत हाई रिटर्न्स बन रहे हैं, इट इज अ साइन फॉर कॉशन कि आप मीन से इतना दूर चले गए हैं कि वापस आना पड़ेगा। हाँ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिजास्टर इज वेरी हाई। तो वो एक रेड फ्लैग है, मे बी एक्शनेबल शायद ना हो, बट रेड फ्लैग है, तो वहाँ उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, हाई रिटर्न पसंद है। मेरे एक जहाँ से मैंने पढ़ाई की IMC से, तो उसमें मेरे एक सीनियर है, उन्होंने अपना एक शो शुरू किया जिसका नाम था द स्लो इंटरव्यू जी, जिसमें वो आराम से बात करें, कोई जल्दबाजी नहीं, फटाफट कट टू कट फायर राउंड चल रहा है कि मैं पूछूँ हाँ नाम जवाब दो, नहीं, आराम से बताइए, टेक योर टाइम, ब्रीद लो, पीस। जी, इतना क्यों एडवेंचरस होना है? करेक्ट, एंड में वही आना सबका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रा लगेगा सुनने में लोगों को, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। मैं नीलेश मिश्रा की बात करूँ, मेरे सीनियर है और वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं आप? मुंबई में पढ़ाई लिखाई तो आपने बहुत कर ली जी, अदरवाइज क्या आपके शौक हैं जिससे आप, मतलब मैं हर चीज़ को मार्केट से कनेक्ट करता हूँ। जब मैं मरीन ड्राइव में घूम भी रहा हूँ ना, तो मैं उसको मार्केट एंगल सोचता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद चंडीगढ़ से मुंबई आने के बाद मैंने एक डिफरेंस देखा है कि बहुत डिफरेंट है चंडीगढ़। बहुत सारे लोग जो हैं हाँ। वो हर एस्पेक्ट को फाइनेंस से कनेक्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम जितना ज़्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू देंगे पोर्टफोलियोज को, रिटर्न्स को, है ना, एनालिसिस को, उतना ही कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक पार्ट है लाइफ का, लाइफ नहीं है ना। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, और हमें उस पर उतना ही ध्यान देना चाहिए। डीक्लटर करने के लिए क्या करते हैं आप? म्यूजिक, गेम्स? यूजुअली मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, रनिंग एक मेरा अच्छा एक्टिविटी है जिसपे मैं ध्यान देता हूँ। मैराथन पे दौड़ते हैं? हर ऑल्टरनेट डे में भागता हूँ, वाओ। 10 किलोमीटर के आसपास, और हर ऑल्टरनेट डे जिम जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, और इनके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा होनी चाहिए, इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि मैं 1 साल करूँगा या 2 साल ये करूँगा, तो मतलब कंटिन्यूअस और ये हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। मूवी तो देखते हैं? देखता हूँ कभी। पुष्पा 2 देखी? हाँ, पुष्पा 2 देखी। कैसी लगी? मुझे तो पसंद आई, आई थिंक। अच्छा, इसीलिए 1800 करोड़ का बिजनेस कर लिया। लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। तो एक्चुअली अच्छा है। तो हॉल में जाके देखते हैं?
रेयरली, बट हाँ हॉल में जाके ही पसंद करता हूँ देखना। क्योंकि वो एम्बियंस और वो मज़ा हॉल में ही है। बट रेयरली है, मेरा ज़्यादा टाइम जाता है पढ़ने में, मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी? लास्ट बुक मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ हाँ। वो है द ब्लैक स्वॉन बाय निकोलस तालिब। वो रीड कर रहा हूँ मैं, पहले पढ़ी थी मैंने, तो वो एक काफ़ी फैबुलस बुक है। और उससे पहले मैंने अभी द हेल्थ एंड वेल्थ पैराडॉक्स पढ़ी है, अंकुश दातर एंड मिहिर पटकी ने लिखी है, वो हमारे इंडियन ऑथर्स हैं, तो ये बुक मैंने ख़त्म करी। हिंदी किताबें पढ़ते हैं आप? उससे पहले जो मैंने किताब पढ़ी वो कबीर दास पे थी, कबीर दास दोहावली। तो साल में कुछ किताबें हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मैं हिंदी की एक किताब आपको बताता हूँ, आपने पढ़ी हो कि नहीं, राग दरबारी पढ़ी है आपने? राग दरबारी बचपन में पढ़ी सुना, थी मैंने। पढ़ी है ना बचपन जी, में? जी, जी। मुझे वो किताब अब तक की मेरी पढ़ी हुई सभी किताबों की बेस्ट लगती है। जी। एक तो सबसे अच्छी बात है उसमें कहीं से पढ़ना शुरू करो आप, हाँ। आपको ये नहीं लगेगा कि पीछे क्या छूट गया। तो हिंदी किताबों का ऐसा है कि क्यों मैं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माता जी को हिंदी में बहुत रुचि है। ओके। और जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने एक थीसिस किया था कबीर दास पे। ओके। तो उनकी थीसिस जो है वो उन्होंने मुझे भी सिखा दी। तो वो तब से एक ऐसा फ्लो बना हुआ है कि मैं हर साल या हर 2 साल में एक बार वो वापस पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। तो काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप एक्सपीरियंस करें, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बिल्कुल ज़्यादा सीखेंगे। अपने एक्सपीरियंस से तो कई लाइफ लगेंगी आपको समझने और पढ़ने में। तो ये इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। साहिल, हमने जो पिछले इतने देर से हम लोगों ने बातचीत की उसमें हमने ग्लोबल मार्केट की उस डायनेमिक्स को समझा जो हर इंडियन इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिकपल की जो फालतू की थ्योरी चलती है मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कपल्ड हैं, आप ग्लोबल विलेज में हैं, आपके 8-10 सेक्टर डिपेंडेंट है यूएस के मार्केट पे, यूएस की इकोनॉमी पे। तो यूएस मार्केट को इसलिए हम थोड़ा विस्तार से समझा कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना, और इंडियन मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस समय, करंट सिचुएशन क्या है और आपका स्टाइल क्या होना चाहिए वो भी हमें बताया। और सबसे लास्ट में जो हमने पूछा क्या हाइजीन रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी लाइफ में उतारेंगे। मेरे हर शो का मकसद यही है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो साहिल ने जितनी चीज़ें बताई हैं, होपफुली आप अपना जब नेक्स्ट डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट का या लाइफ का भी इवन, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ, मेरा कोट है कि लाइफ और मार्केट बिल्कुल सेम चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बेसिक इंस्टिंक्ट से आप बाहर नहीं जा सकते, उसी को आप फाइनेंशियल टर्म में मीन रिवर्सन कहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो आपको नहीं अच्छा लगा या आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं वो भी करिएगा, आपका स्वागत है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही शानदार लोगों से शानदार बातें हम करते रहेंगे। अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू सो मच।